बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से सियासी जो गहमा गहमी है, जो सियासी गर्मी है, उसकी शिद्दत में जो है वो मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। आज के इस व्लॉग में इस हवाले से बातचीत होगी और आज के जो हमारे मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, गुज़श्ता 2 दिहाइयों से जो है वो शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं, एजाज़ सैयद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आपसे सवाल सर मेरा ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, मुकदमात उन पर चले, मरीम नवाज़ साहिबा पर भी मुकदमात चले, जेल में गए, फिर वो जेल से ज़मानत पर रिहा हुए, बाहर चले गए। मरीम नवाज़ साहिबा तो पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से वो खामोश थे और एकदम से उनकी जो सियासत में एंट्री है और ख़ास तौर पर जो APC में उन्होंने तकरीरें वगैरह की हैं, तो क्या समझते हैं कि किसी हिकमत अमली के तहत, किसी प्लानिंग के तहत वो कर रहे हैं कि इतनी तवील खामोशी के बाद एकदम से ये चीज़ें करना? अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख़्याल में नवाज़ शरीफ साहब के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, और नवाज़ शरीफ साहब इस बात को समझ चुके हैं कि रेजिस्टेंस ही उनके पास वाहिद ऑप्शन है। और मेरी जहाँ तक इतलात भी हैं और मालूमात भी हैं कि ये कैलकुलेशन उनकी मौजूद है कि जो बातें वो आज कह रहे हैं उसके नतीजे में उनकी बेटी भी जेल में जाएगी, उनके बच्चे भी, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी जेल में जाएंगे। लेकिन वो इन तमाम बातों के बावजूद उन्होंने डिसाइड ये किया कि मैं रेजिस्टेंस करूँगा। क्यों रेजिस्टेंस करूँगा? क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो शायद किसी लेवल पे कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी या जो भी कोई कमिटमेंट्स होंगी जब वो यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि इब्तदाई तौर पे वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन वो गए, तो वो शायद पूरी नहीं हुई। तो वो जो कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद, तो ये तंग आमद बजंग आमद वाली बात है कि ही हैज़ डिसाइडेड कि वो जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सेंटीमेंट है, पब्लिक सेंटीमेंट है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस हाइक, महंगाई, इन टर्म्स ऑफ फेलियर्स ऑफ गवर्नेंस, तो वो चाह रहे हैं कि उसको कैपिटलाइज़ करवाएं। और वो शायद नवाज़ शरीफ साहब फोर्स ही कर रहे हैं कि शायद कबल अज़ वक्त इन इलेक्शंस होंगे। तो मेरे ख़्याल में वो फोर्स ही इसको इन चीज़ों को कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक पब्लिक लेवल पे अपनी जमात को मुतहर्रिक करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और एक एहतजाजी मोड में ले जाने के लिए ये काम शुरू किया। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब को कैसे देख रहे हैं कि वो हमेशा मसलहत की सियासत जो है वो करते रहे हैं, जैसा कि उनके हवाले से बातें भी मशहूर हैं, नवाज़ शरीफ का वो साथ हमेशा रहे हैं, और ख़ास तौर पर पिछले दिनों जो ज़मानत की दरख्वास्त उन्होंने ख़ुद वापस ली, तो वो क्या इन तमाम चीज़ों में नवाज़ शरीफ के साथ हैं? क्योंकि वाज़े ये बात नज़र आ रही है कि काफ़ी जो है वो जो नून और शीन की बातें भी चल रही हैं, तो दराड़ है एक। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे इसी ख्याल का हामी था जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है वो शहबाज शरीफ साहब के सामने पढ़ के सुनाया गया और वहाँ पर बताया गया कि नून लीग ने इस एलामिया को रेटिफाई किया है। और वो एलामिया क्या है, वो स्ट्रेटजी क्या है, वो आपको भी पता है और वो मुझे भी पता है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में कुछ जर्नलिस्ट से मुलाकात की थी और वहाँ पे भी उनसे पूछा गया था क्या नवाज़ शरीफ साहब ने जो तकरीर की थी APC में आप उसके साथ हैं? तो उन्होंने वहाँ पर जवाब दिया कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ और जो उन्होंने स्पीच किया मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो बस साबित ये हुआ कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने भाई की जो पॉलिसी है उससे परे नहीं है, और ये बात सबको शायद पता चल गई हुई है। और फिर जो आपने बात कही कि उन्होंने दरख्वास्त वापस ले लीजिए, पहले खुद ही दायर करते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, ये बात तय है, आप भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहें और आप ये जाके चेक भी कर लीजिए। मैं कोई उनका कोई तर्जमान तो नहीं हूँ, वो ख़ुद जवाब दें जो भी उनका जवाब है। लेकिन कोर्ट में जब वकील अपने मुवक्किल के बारे में दरख्वास्त देता है, इस तरह की दरख्वास्त देता है, पर्टिकुलरली इस तरह के जो केसेस की, और जब वकील को पता लग जाए कि फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आने वाला है, तो जो समझदार वकील होते हैं वो दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। ये इसको जो प्लस माइनस नहीं लिया जा सकता। अदालत के पास वो दरख्वास्त वापस भी लेते तो इस बात का इख्तियार था कि वो उनको कहते कि ठीक है हम आपको ज़मानत देते हैं, ठीक है ना। तो इशू ये है कि ये एक टेक्निकल एक ग्राउंड है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और ये टेक्निकल ग्राउंड आप खुद चूँकि कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये मुख्तलिफ वक्ला से भी बात बिल्कुल, ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि इसका कानूनी तौर पर उन्हें फ़ायदा जो है वो ज़रूर होगा। अच्छा, अगला सवाल मैं करता हूँ कि
नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीरें बल्कि जो APC में भी उन्होंने की और फिर बाद में भी वो करते रहे, उसमें इदारों को भी वो तनकीद का निशाना बनाते रहे और वो कहते हैं जी कि हमारी इमरान खान से नहीं लड़ाई बल्कि जो उन्हें लेकर आए हैं उनसे लड़ाई है। और फिर सबसे अहम बात कि वो जो मिज़ाइल वाली उन्होंने बात कही, तो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, कौमी राज हैं उनके पास। तो आप नहीं समझते कि ये एक मतलब है कौमी राज हैं, ठीक है उनकी जो भी पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, लेकिन कौम के मफाद में जो कौमी राज हैं उनको इस तरह से बताना ये मुल्क के लिए ठीक रहेगा? फवाद, एक तो हमें लॉज़ का पता होना बड़ा ज़रूरी है और हमें इस बात पे अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, पर्टिकुलरली जर्नलिस्ट को जो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सेस जो है 2017 का लॉ है, उस लॉ के तहत आज से 20 साल पुरानी की जितनी भी मालूमात है वो पब्लिक हो चुकी है। सर ये आम जो पब्लिक है ना, मैं उसका आपको चूँकि मैंने बातचीत की है उन लोगों का तासुर मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं वो गद्दार हैं। एक अर्ज़ ये है कि देखिए, तासुर नहीं हकीकत होती। तासुर के बारे में आज मैं आपके बारे में कहने लग पड़ूँ कि आप गद्दार हैं, तो क्या आप गद्दार हो जाएंगे? और ये तासुर बनाता कौन है? ये तासुर मीडिया वाले बनाते हैं ना, मैं और आप मिलकर बनाते हैं ना। हम लोगों को एजुकेट करते हैं, या अभी लोग सोशल मीडिया के ऊपर आके ख़ुद खड़े हो जाते हैं बग़ैर किसी तैयारी के भी, जिनको चीज़ों का मालूमात लॉ की नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं होती। लोगों को तासुर बनाने या लोगों का ज़हन बनाने में रोल कौन अदा कर रहा है? हम लोग अदा कर रहे हैं ना। और अगर लोगों का ज़हन साजी अगर कोई नेगेटिव हो रही है किसी के बारे में भी, ठीक है, तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? वो मैं और आप हैं, क्योंकि हम पूरी बातें नहीं बताने के लिए तैयार। क्या सच पूरा बताते हैं? हम नहीं बताते। और फिर हम लोगों को बुरा कह लेते हैं कि लोगों का तासुर ही है। भाई, लोगों ने तो वही तासुर लेना है जो आपने और मैंने बताना है। तो हम तो पूरी बातें नहीं बताते। क्या पूरा सच बताते हैं आप? या आप में और मेरे में ज़रूरत है कि ऐसे वो बातें बताएं? आप अपना यूट्यूब चैनल नहीं चला सकेंगे, मैं अपनी नौकरी नहीं बचा सकूँगा। ये हार्ड फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो बात सिंपल सी ये है कि हमें कानून को देखना चाहिए। राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कानून, मैं लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा आपके प्रोग्राम से कि ये जो कानून है राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये बड़ी ज़बरदस्त कानून है और इसके तहत हर शहरी, जर्नलिस्ट नहीं, हर शहरी को इस बात का राइट है कि वो आज से 20 साल पहले की जितनी भी मालूमात है, 1965 की, 1960 की, 1947 की या 1994 की या 98 की, वो मालूमात दरख्वास्त देकर ले सकता है। और अगर मालूमात नहीं मिलती तो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है, वहाँ पर अपील करें और सिर्फ आपने टाइप करके भेजनी है अपील ऑनलाइन। देखिए एक आम शहरी के तौर पर ये तो एक टोटली अलहदा चीज़ होगी ना, राइट टू एक्सेस, वो तो ठीक है आप ले सकते हैं, लेकिन इस मौके के ऊपर नवाज़ शरीफ का ये सब कुछ कहना, ये थोड़ा सा मतलब नेगेटिव नहीं जाएगा? देखिए, मतलब राइट टू एक्सेस तो ठीक है आप ले सकते हैं, मुझे ये बताएं, लोगों के बारे में मैं तो कोई तासुर नहीं दे सकता हूँ। मैं तो इस बात का हामी हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिलनी चाहिए। और एक मालूमात, अगर पाकिस्तान ने कोई मिज़ाइल बनाया है रिवर्स इंजीनियरिंग करके, तो अमेरिका के मिज़ाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है ना, तो आप ये समझते हैं कि अमेरिका को नहीं पता? आप ये समझते हैं कि अमेरिका को नहीं पता? ठीक है ना। तो अगर अमेरिका को पता है, अगर इंडिया को पता है, अगर बैनुल-अक़वामी दुनिया को पता है और आपके लोगों को नहीं पता और आपके लोगों को बता देते, मैं इसको कोई ऐसी बात नहीं समझता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब 2011 में 2 मई 2011 को जो अमरीकी हेलीकॉप्टर आके एबटाबाद में गिरा था, वो उसके बारे में ख़बरें आई थी कि उसके जो चीज़ें हैं वो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग उसके ऊपर भी की। ये अखबारों में छपी हुई बातें, मैं कोई खुफिया बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बातें हैं, हमारे दुश्मनों तक बातें होती हैं, पूरी दुनिया को पता होती है, किसको पता नहीं होती? हमारे लोगों को नहीं पता होती। ठीक है। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल ये है कि हमने माजी में भी देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कैसे एक दूसरे पर लान तान करती रही हैं, एक दूसरे के मुखालिफ रही हैं, और अभी भी अगर हम सूरत हाल देखें तो एक जलसा होना था मुत्तहिदा अपोजिशन का 11 तारीख़ को, जो कि अब मुलतवी कर दिया गया है। तो क्या समझते हैं ये जो इनका इत्तेहाद है ये कब तक चल पाएगा, कायम रह पाएगा अभी, और क्या इनमें अभी भी मतलब इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं? देखिए, सियासी जमातों का जो इत्तेहाद होते हैं ना, वो उनके अपने मफादात के ताबे होते हैं। तो सर फिर इन्होंने फिर मुकाबला कैसे करना है? मैं वही FATF का मामला देख लें, चेयरमैन सेनेट का देख लें, अक्सरियत के बावजूद जो है वो नहीं कर पाए, तो फिर यहाँ पे कैसे करें? मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि सियासी जमातों के जो मफादात होते हैं वो उनको इत्तेहाद बनाने पर मजबूर करते हैं। इन्होंने अपने मफादात के तहत ये
इत्तेहाद बनाया और इनका बाहमी मफाद क्या है? इन सब का बाहमी मफाद ये है कि इमरान खान की हुकूमत को चलता करें, क्योंकि नए इलेक्शन होंगे तो शायद इनको कोई हिस्सा मिल जाए, ठीक है ना। अब ये जो आप 2007 में चले जाएं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ था तो उसमें तय था कि हम मिलकर चलेंगे। इन दोनों ने, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। 2 महीने वो हुकूमत नहीं चल सकी थी, आपको याद होगा। तो ये सियासी जमातें इस तरह के खेल खेलती रहती हैं। हाँ, यानी कि ये एपीसी भी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। नहीं, एपीसी चलती है या नहीं, देखें एमआरडी चली थी, ये मैंने और आपने देखा। जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी 2006-7 में, वो चली थी, लेकिन उस वक्त तक चली थी जब उनका जो मेन गोल है वो अचीव हो गया था। तो जब मेन गोल अचीव हो जाएगा तो ये फिर उसी तरह हो जाएंगे, फ्रिक्शन बीच में आती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तब जो डिटेल्स थी उससे आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह।